नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि घटना चक्र समसामयिकी देख रहे हैं। इसमें हम एक साल के वार्षिक करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें हम यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीसीएस इन सब से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस्माइल योजना 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में इस्माइल योजना लॉन्च की गई। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस्माइल का पूर्ण रूप है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज, इस्माइल SMILE, दैट्स इट। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएँ शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, भीख मांगने बैगर्स के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। और मंत्रालय ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस सुरंग को 10,000 फीट 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के रूप में प्रमाणित किया है। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। यह पूरे वर्ष हिमालय प्रदेश की मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है। यह सुरंग सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके परिचालन से सड़क मार्ग से मनाली एवं लेह लद्दाख के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी आई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? श्री रामानुजाचार्य जी की। ये 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक और भक्ति संत थे। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। तो ये कहाँ पर है? शमशाबाद में है। कहाँ पड़ता है ये? हैदराबाद, तेलंगाना में पड़ता है। और वहाँ पे कौन सा आश्रम है? त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम, यहाँ पर यह स्थित है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह के दौरान किया गया। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। तो एक किस जगह पर स्थापित है? 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर, जिसे भद्रवेदी कहा गया। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी। उल्लेखनीय है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट के अंतर्गत भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट लंबी है। इसके अंतर्गत भद्रवेदी भी मिलेगी, पद्मपीठम मिलेगा, रामानुजाचार्य प्रतिमा मिलेगी और त्रिदंडम मिलेगा। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है। ये 5 धातुएं हैं: स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता।
स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था। भारत में इन टुकड़ों को असेंबल कर यह पूरी प्रतिमा तैयार हुई। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा सिटिंग पोस्चर में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। तो सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? ग्रेट बुद्धा की थाईलैंड की प्रतिमा है, जो बैठी हुई प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। कौन सी? ग्रेट बुद्धा की। स्टैचू ऑफ बिलीफ वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। स्टैचू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। किसकी है? जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की महाराज जी की ये प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती 151st जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो 151वीं जयंती हुई विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की, उस समय इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा अष्टधातु यानी 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा कॉपर मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। विजय वल्लभ महाराज 1870 से 1954 ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश के प्रसार का कार्य किया। अब बात करते हैं कानपुर मेट्रो के शुभारंभ की। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे कॉरिडोर 1 के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो के इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। यह खंड 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत अंडरग्राउंड होगा। इस परियोजना को 2 गलियारों कॉरिडोर्स में विभाजित किया जाएगा। प्रथम गलियारा IIT कानपुर से नौबस्ता तक, दूसरा गलियारा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक, CSA से बर्रा तक। परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा वर्ष 2024 यानी 5 साल है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। प्राथमिक खंड क्या है? IIT कानपुर से मोती झील। तो IIT कानपुर से मोती झील ये ऑपरेशनल है कि सभी 9 मेट्रो स्टेशनों को हरित भवन परिषद ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। अब बात करते हैं बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना की। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना मध्य प्रदेश, पनकी उत्तर प्रदेश बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। पनकी कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बीना मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस पाइपलाइन का संचालन BPCL द्वारा किया जाएगा। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश के पनकी स्थित POL पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3.45 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर। इस पाइपलाइन का व्यास 18 इंच है। इस परियोजना की कुल लागत 1524 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 1227 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 297 करोड़ रुपए है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी: ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर। जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले यथा सागर एवं टीकमगढ़
इस परियोजना के तहत आच्छादित होंगे। इस पाइपलाइन के माध्यम से बिना रिफाइनरी के उत्पादों की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% 68% की कटौती होगी। अब बात करते हैं स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट का चौथा संस्करण 2019-20 जारी किया गया। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई। इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके वृद्धिमान परिवर्तन वर्ष दर वर्ष प्रगति तथा समग्र प्रदर्शन वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी गई है। इस रिपोर्ट हेतु आधार वर्ष बेस ईयर 2018-19 तथा संदर्भ वर्ष 2019-20 रखा गया है, जो कोविड-19 से पूर्व की स्थिति को समाहित करता है। यह स्वास्थ्य सूचकांक 24 संकेतकों इंडिकेटर्स पर आधारित है। संदर्भ वर्ष रेफरेंस ईयर है 2019-20 के लिए बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। तो टॉप राज्य टॉप स्टेट्स कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। रेफरेंस ईयर क्या है? 2019-20। बेस ईयर क्या है? 2018-19। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया। शीर्ष 5 बड़े राज्य समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से संदर्भ वर्ष रेफरेंस ईयर 2019-20 के आधार पर। पहली रैंक केरल स्कोर 82.20, दूसरी रैंक तमिलनाडु 72.42, तीसरी रैंक तेलंगाना 69.96, चौथी रैंक आंध्र प्रदेश 69.95, पाँचवीं रैंक महाराष्ट्र 69.14। वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से ओवरऑल परफॉर्मेंस की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान 19वां उत्तर प्रदेश स्कोर 30.57 को प्राप्त हुआ है, जबकि 31 स्कोर के साथ बिहार 18वें स्थान पर स्थित है। जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 3 राज्य है। तो टॉप परफॉर्मेंस के आधार पर, वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर, बेस ईयर 2018-19 के आधार पर उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना सबसे तेज़ी से प्रदर्शन कर रहे हैं, वार्षिक प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएँ। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ये जल विद्युत परियोजनाएं निम्नवत हैं। पहला, रेणुकाजी बांध परियोजना। दूसरा, लुहरी चरणवन जल विद्युत परियोजना। तीसरा, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। चौथा, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। पाँचवा, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। रेणुकाजी बांध परियोजना, यह परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। इस बांध परियोजना को गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। कौन सी नदी? गिरी नदी। गिरी यमुना की सहायक नदी है। इस परियोजना की क्षमता 40 मेगावाट है। यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी और उसे प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। रेणुकाजी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथिनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनजीटी दिल्ली द्वारा किया जाएगा। एनसीटी दिल्ली द्वारा किया जाएगा, जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि रेणुकाजी बांध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु
11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं 6 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। अब बात करते हैं लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना की। यह एक रन ऑफ द रिवर ROR परियोजना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में। इस परियोजना को सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी स्थापित क्षमता 210 मेगावाट है। इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। अब बात करते हैं धौला सिद्ध परियोजना की। यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जिले में स्थित है। इसे ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता 66 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित होगी। सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। इसे पब्बर नदी, यमुना की सहायक नदी पर बनाया गया है। नदी का नाम पब्बर। इसकी क्षमता 111 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना शिमला और मंडी जिले के मध्य स्थित है। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 382 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। सुशासन सूचकांक 2021-22। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। इस सूचकांक को पहली बार 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों यथा अन्य राज्य समूह A, अन्य राज्य समूह B, उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया। सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू एवं कश्मीर, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। GGI गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर एवं रैंक की गणना की गई है। संयुक्त रैंकिंग में समूह A के राज्यों में गुजरात, समूह B के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का स्थान है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर है। सुशासन सूचकांक के 10 क्षेत्र निम्नवत हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जनसुविधा और उपयोगिता, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। संयुक्त रैंकिंग में समूह B के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि। 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में 3 वर्षों की वृद्धि 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। संसद से इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु एक समान 21 वर्ष हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल सरप्लस वाटर का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिज़ाइन किया गया है।
इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 5 नदियों यथा घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा इंटरलिंक किया गया है। यह परियोजना 3 चरणों यथा चरण 1 पूर्व में AIBP, चरण 2 AIBP तथा चरण 3 PMKSY-NP में कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा, उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में शामिल हैं अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भाओनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। इन परियोजनाओं से इन क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध होगा। यह परियोजना 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एवं महाराजगंज लाभान्वित होंगे। झांसी में उद्घाटित परियोजना है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में से किया गया है। इससे सस्ती विद्युत एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया। इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। यह पार्क 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने निर्मित किया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 इंडिया स्किल रिपोर्ट ISR 2022 जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों के 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2 पृथक गतिविधियों VBOX राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण, VBOX नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट, WNET एवं इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समामेलन है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 VBOX WHEEPOX पीपल स्ट्रॉन्ग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ CII की एक संयुक्त पहल है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, MSDE, सनस्टोन एड्यूवर्सिटी, ASAP, केरल एंड भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU द्वारा भी सहयोग किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2021 के 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, BFSI, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड IT, फार्मा एंड इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्रों सेक्टर्स दैट हैव हायर्ड द मोस्ट में शीर्ष पर है। उच्चतम नियोजनीयता हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र और उसका प्रतिशत, तो महाराष्ट्र 66.1%, तो महाराष्ट्र का कितना परसेंटेज है 66.1, उत्तर प्रदेश 65.2, केरल 64.2, पश्चिम बंगाल 63.8, कर्नाटक 59.3। उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 शहर पुणे 78.11, लखनऊ 74.32, त्रिवेंद्रम 66.48, कोलकाता 57.16, बंगलुरु 56.48।
वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% पुरुषों एवं 33% महिलाओं का योगदान रहा। वर्ष 2020 में महिलाओं की नियोजनीयता एम्प्लॉयबिलिटी 47% और वर्ष 2021 में 41.25% तथा वर्ष 2022 में 51.44% दर्ज की गई, मतलब बढ़ती हुई एम्प्लॉयबिलिटी है महिलाओं की। केन बेतवा लिंक परियोजना 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान (NPP) के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना के तहत जल आधे के केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ये दोनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं। परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। पन्ना भी केन नदी के पास पड़ता है। जल को एक नहर कैनाल के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी KBLPA केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष प्रयोजन वाहन SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना की जाएगी। परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख की आबादी हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और 44,000 करोड़ की परियोजना है ये। और 103 मेगावाट बिजली, पनबिजली, हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा सोलर पावर का उत्पादन भी होगा। इस परियोजना में अभी तक 1400 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है और ये 44,000 करोड़ की परियोजना है टोटल। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी तथा रायसेन। केन बेतवा नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी इंटर स्टेट रिवर है। इसका उद्गम स्थल कटनी जिला मध्य प्रदेश स्थित अहिरगावन गांव है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश तथा 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश स्थित बारखेड़ा गांव है। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले से निकलती है मध्य प्रदेश के, और गांव का नाम है बारखेड़ा। और केन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है और गांव का नाम है अहिरगावन गांव। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। तो भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में देखेंगे। दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ हो गया। मकरंद देवस्कर भोपाल के तथा हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर्स के पास देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थों, जिला बदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन एवं होटल बार लाइसेंस आदि प्रकरणों में सीधी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त CRPC की धारा 107, धारा 116, धारा 144, धारा 145 का क्रियान्वयन पुलिस कमिश्नर कर सकेंगे। पुलिस प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निम्नलिखित कानूनों के तहत शक्तियां प्राप्त होंगी। पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस एक्ट 1861 IPC का, बंदी अधिनियम 1900, बंदी अधिनियम 1900, विष अधिनियम 1919, पॉइजन एक्ट 1919, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 1967, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1926। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है: लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। दिसंबर 2021 में NTPC लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ब्लूम एनर्जी के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के साथ गठबंधन की घोषणा की। यह गठबंधन एनटीपीसी सिमहाद्री आंध्र प्रदेश स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट हेतु किया गया। इसके तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइज़र तथा हाइड्रोजन चालित ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज़ का चयन किया गया है। परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइज़र के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। यह 240 किलोवाट का ठोस ऑक्साइड एवं उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइज़र होगा। तत्पश्चात 50 किलोवाट की ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन विद्युत कार्बन न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस कार्बन उदासीन विद्युत से सिमहाद्री स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक होगी। यह परियोजना वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और लद्दाख को जीरो कार्बन क्षेत्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को पारित कर दिया, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का रास्ता तैयार हो गया है। ध्यातव्य है कि बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को लोकसभा में 2 अगस्त 2019 को ही पारित किया गया था। 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित हो गया, एक्ट बन गया। बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा ताकि बांध के विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जा सके। अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकायों यथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान शामिल है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 केंद्रीय जल आयोग CWC के अधीन केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन CDSO सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जून 2019 में तैयार किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर 2019 नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स 2019 के अनुसार भारत 5745 बड़े बांधों निर्माणाधीन बांध शामिल, इसके अंदर निर्माणाधीन बांध भी हैं, तो 5745 बड़े बांधों के संचालन के साथ विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व की दृष्टि से चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। इनमें से अधिकतर बड़े बांध महाराष्ट्र 2394, मध्य प्रदेश 906 और गुजरात 632 में हैं। तो महाराष्ट्र में 2394 बांध हैं बड़े बांध, MP में 906 हैं, गुजरात में 632 हैं। पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव UNWTO की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य मैड्रिड, स्पेन में आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा प्रदान किया गया। UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का पोचमपल्ली गांव भी शामिल है। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन साड़ियों को इकत इकत नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। पोचमपल्ली की इकत शैली को वर्ष 2004 में भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्राप्त हुआ था। पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट का शुभारंभ किया था। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत उन गाँवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास और कल्याण का सुदृढ़ संचालक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। निज़ामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार। तो निज़ामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार मिला है। 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक निज़ामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार की एक परियोजना को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2021, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। निज़ामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया गया है। ये 2 श्रेणियां हैं, पहली उत्कृष्टता अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, दूसरी है सतत विकास हेतु विशेष पहचान, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना नेशनल MPI प्रोजेक्ट, नेशनल मल्टीलैटरल पुअर इंडिकेटर प्रोजेक्ट का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग्स पर भारत की स्थिति में सुधार करना है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। MPI के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक MPI का प्रकाशन करने वाली एजेंसियों यथा OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा UNDP के साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ समन्वय करने हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की उनके निष्पादन परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार करने का उत्तरदायित्व भी नीति आयोग का ही है। राष्ट्रीय MPI विकसित करने के अंतर मंत्रालय इंटर मिनिस्ट्रियल प्रयास को संस्थानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने MPICC मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है, जिसमें 12 मंत्रालय एवं विभाग शामिल हैं। प्रथम MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर, बेस लाइन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। तो 12 इंडिकेटर हैं इसमें, इस इंडेक्स में। इनमें 10 संकेतक तो वही हैं जो वैश्विक MPI मॉडल में शामिल हैं। साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतकों प्रसव पूर्ण देखभाल एवं बैंक खाता को भी जगह दी गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय MPI के अनुसार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य। पहले नंबर पर बिहार, प्रतिशत बहुआयामी गरीबी जनसंख्या कितनी है 51.91% गरीब हैं यहाँ पर। दूसरा झारखंड 42.16%, तीसरा उत्तर प्रदेश 37.79%, चौथा मध्य प्रदेश 36.65%, पाँचवा मेघालय 32.67% और पाँचवें पर ही असम है 32.67%। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 0.71% वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से दादरा एवं नगर हवेली 27.36% में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या सर्वाधिक, जबकि पुदुचेरी 1.72% में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। उत्तर प्रदेश का MPI स्कोर 0.18 है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या
बहुआयामी रूप से गरीब है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले देख लेते हैं। सर्वाधिक देख लेते हैं पहले, और उसमें बहुआयामी गरीबी जनसंख्या प्रतिशत देख लेते हैं। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले कौन से हैं? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, खीरी और गोंडा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो श्रावस्ती में 74.38%, बहराइच में 71.88%, बलरामपुर में 69.45%, खीरी में 59.95%, गोंडा में 59.26%। न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और झांसी, यही सबसे ज़्यादा फेमस ज़िले हैं। तो लखनऊ में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या प्रतिशत में 12.16%, कानपुर नगर में 14.34%, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 17.08%, गाज़ियाबाद में 17.47% और झांसी में 20.27%। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। SDG शहरी सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021-22 स्थानीय शहरी निकायों अर्बन लोकल बॉडीज़ के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी का एक साधन है। इसे नीति आयोग द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है। इस सूचकांक की रूपरेखा में 56 अर्बन लोकल बॉडीज़ एवं 77 संकेतक शामिल हैं। ये 77 संकेतक 15 SDGs एवं 46 SDG उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। तो ये 77 इंडिकेटर जो हैं 15 SDG सस्टेनेबल गोल को और 46 SDG उपलक्ष्यों को आच्छादित करता है। 17 गोल हैं टोटल SDG के और 46 इसमें उपलक्ष्य बताए गए हैं। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। यह सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GIZ तथा BMZ द फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मध्य समन्वय का परिणाम है। क्या है? द फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मध्य समन्वय का परिणाम है। इस सूचकांक में शिमला को पहला, कोयम्बटूर का दूसरा, जबकि चंडीगढ़ एवं तिरुवनंतपुर को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान दिया गया है। तो SDG शहरी सूचकांक 2021-22 उत्तर प्रदेश के शहरों की स्थिति 36वां है। लखनऊ 62.93%, 62.93 स्कोर है इसका, परसेंट नहीं है। रैंकिंग है लखनऊ की 36। कानपुर 38 नंबर पे है 61.86 स्कोर के साथ। गाज़ियाबाद 41 पर है 60.93। प्रयागराज 42 पर है 60.71। वाराणसी 46 पर है 58.79। आगरा 49 पर है 58.21। मेरठ 55 पर है 54.64। ये स्कोर हो गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्रों के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला का 6वां संस्करण है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा की गई है, जिसका नाम है प्रेरक दौड़। क्या नाम है इसका? प्रेरक दौड़, DAUUR सम्मान, प्रेरक दौड़ सम्मान। इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ होंगी। पहला दिव्य प्लैटिनम, ये होगी प्लैटिनम श्रेणी। दूसरा अनुपम, ये गोल्ड यानी स्वर्ण श्रेणी, गोल्ड मेडल मिलेगा इसमें अनुपम में। तीसरा उज्ज्वल सिल्वर, रजत मिलेगा इसमें। फिर इसके बाद चौथा उदित ब्रॉन्ज, उदित होगी ब्रॉन्ज, इसमें कांस्य पदक मिलेगा। और 5वां आरोही एस्पायरिंग, इसमें आकांक्षी पदक मिलेगा। तो पहला क्या दिव्य है, दूसरा अनुपम, तीसरा उज्ज्वल, चौथा उदित, 5वां आरोही। तो
तो दिव्य क्या है? प्लैटिनम है। अनुपम गोल्ड है। उज्ज्वल सिल्वर है। उदित ब्रॉन्ज है। और आरोही एस्पायरिंग है। प्लैटिनम प्लैटिनम ही कहलाता है। गोल्ड को स्वर्ण कहते हैं हिंदी में। सिल्वर को रजत बोलते हैं, रजत पदक। ब्रॉन्ज को कांस्य पदक बोलते हैं। एस्पायरिंग को आकांक्षी बोलते हैं। आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा होगा इसके पहले, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 28 दिनों तक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 4320 शहरों, 62 कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल, इन शहरों में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड भी शामिल हैं, में संचालित किया गया। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह छठा संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा के किनारे बसे 91 गांवों, इनको क्या कहा गया है? गंगा नगरों को भी शामिल किया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा नदी के किनारे बसे 91 गंगा नगरों, गंगा टाउन्स को भी शामिल किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो आते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 5वीं जो स्वच्छता सर्वेक्षण को भारत का सबसे स्वच्छ 5वां क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लगातार 5वीं बार किसको क्लीनेस्ट सिटी बनाया गया है? इंदौर होगा इसमें। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी पर लगातार 5वीं बार इंदौर को भारत की सबसे स्वच्छ शहर क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इस प्रकार शहर आते हैं। पहले पे इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरे में सूरत गुजरात, तीसरे में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, चौथे में नवी मुंबई महाराष्ट्र, 5वें में पुणे महाराष्ट्र, छठे में रायपुर छत्तीसगढ़, 7वें में भोपाल मध्य प्रदेश, 8वें में वडोदरा गुजरात, 9वें में नवा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 8वां था वडोदरा गुजरात, 9वां है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 10वां अहमदाबाद गुजरात। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें लखनऊ 12वां, गाज़ियाबाद 18वां। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कानपुर उत्तर प्रदेश का 21वां, आगरा उत्तर प्रदेश का 24वां, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का 26वां, मेरठ उत्तर प्रदेश का 27वां, वाराणसी उत्तर प्रदेश का 30वां स्थान है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में बीटा सांगली महाराष्ट्र को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है। शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य 100 स्थानीय निकायों से कम। पहला है झारखंड, दूसरा हरियाणा, तीसरा गोवा, चौथा उत्तराखंड, 5वां हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं टॉप के। और शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य 100 स्थानीय निकायों से अधिक। तो अधिक वाले में देख लेते हैं। कम वाले हमने देखे 100 स्थानीय निकायों में से कम, और 100 स्थानीय निकायों से अधिक। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात, 5वां आंध्र प्रदेश। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है। गंगा नगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों, गंगा नदी के किनारे बसे नगर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्थान पर क्रमशः मुंगेर बिहार, पटना बिहार तथा कानपुर उत्तर प्रदेश शामिल हैं। तो कानपुर उत्तर प्रदेश चौथे में और पहले पे वाराणसी उत्तर प्रदेश। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कन्नौज प्रथम स्थान तथा बिजनौर दूसरे स्थान पर है। नई प्रदर्शन श्रेणी प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 5 शहरों यथा तिरुपति आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली दिल्ली, सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश तथा नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य प्लैटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गोल्ड यानी अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ एवं वाराणसी सहित कुल 151 शहर शामिल हैं। कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल 20 नवंबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों के परिणामों की घोषणा की गई। कुल 9 शहरों यथा इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर,
नोएडा, विजयवाड़ा तथा पाटन को 5 स्टार शहरों 5 स्टार सिटीज़ के रूप में प्रमाणित किया गया, जबकि 143 शहरों को 3 स्टार रेटिंग का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती। नवंबर 2021 में घोषित सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के परिणामों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश को प्रथम, जबकि नवी मुंबई महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य रैंक 1 घोषित किया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 6ठा स्थान है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवल खीरी, जिला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक्सप्रेसवे के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति की है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.824 लगभग 341 किलोमीटर है। इसके साथ ही यह वर्तमान में परिचालित ऑपरेशनल देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 स्थित चांदसराय गांव से प्रारंभ होता है। तो कहाँ से शुरू होता है? चांदसराय। कहाँ पर है ये? लखनऊ जिले में चांदसराय गांव है। NH कौन सा है? 731 है। कितना लंबा है? 341 किलोमीटर है और सबसे लंबा परिचालित ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बन गया है ये। जबकि गाजीपुर जिले में स्थित हैदरिया गांव में समाप्त होता है। तो शुरू होता है लखनऊ के चांदसराय गांव से और ख़त्म होता है गाजीपुर के हैदरिया गांव से। स्पष्ट है कि यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने वाले 9 जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाज़ीपुर हैं। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी एयर स्ट्रिप निर्मित की गई है। तो कौन से गांव के निकट? कुरेभार गांव के निकट सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी एयर स्ट्रिप, जहाँ पे एयरप्लेन लैंड कर सकता है, इसको निर्मित किया गया है। कितने किलोमीटर लंबी? 3.2 किलोमीटर लंबी। इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन स्थिति में लैंड कर सकेंगे एवं वहां से उड़ान भी भर सकेंगे। लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। उल्लेखनीय है कि यह यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा के निकट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्नाव के निकट भी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 593.94 किलोमीटर लगभग 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव NH 334 से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जूडापुर दांडू गांव पर समाप्त होगा। तो शुरू होगा मेरठ से और ख़त्म होगा प्रयागराज से। मेरठ जिले का गांव है बिजौली और प्रयागराज का गांव है जूडापुर दांडू। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडिया ये क्या है? UPEIDA यूपीडा जो है इसके निर्माण की नोडल एजेंसी है यूपीडा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिले यथा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर से इसकी नींव रखी थी। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अनुमानित लागत 36,200 करोड़ रुपए
भूमि लागत सहित है, तो लैंड एक्विजिशन सहित 36,200 करोड़ रुपए का पड़ेगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्ण रूप से निर्मित होने के पश्चात गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी निर्माण प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब बात करते हैं स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 की। नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF ने स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 जारी किया। यह सूचकांक भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा दिए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह इस श्रृंखला का पहला सर्वेक्षण है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक का निर्धारण स्मार्ट पुलिसिंग स्कोर के आधार पर किया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग स्कोर को 1 से 10 के पैमाने पर मापा गया है। 10 का स्कोर उच्चतम नागरिक संतुष्टि तथा 0 का स्कोर न्यूनतम संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। सूचकांक में निम्नवत स्कोर बिहार को प्राप्त हुआ है। सूचकांक में दिल्ली को 12वां, उत्तराखंड को 15वां, हरियाणा को 18वां, राजस्थान को 22वां, मध्य प्रदेश को 23वां, उत्तर प्रदेश को 28वां स्थान मिला है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 रैंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक स्कोर। पहला आंध्र प्रदेश 8.11, दूसरा तेलंगाना 8.10, तीसरा असम 7.89, चौथा केरल 7.53, पाँचवा सिक्किम 7.18, छठा मिजोरम 7.14, सातवां गुजरात 7.04, आठवां उड़ीसा 6.94, नौवां हिमाचल प्रदेश 6.91, 10वां पुदुचेरी 6.91, 11वां गोवा 6.86, 12वां दिल्ली 6.85, 13वां तमिलनाडु 6.73, 14वां कर्नाटक 6.69, 15वां उत्तराखंड 6.69, 16वां पश्चिम बंगाल 6.66, 17वां मेघालय 6.60, 18वां हरियाणा 6.39, 19वां त्रिपुरा 6.33, 20वां जम्मू कश्मीर 6.26, 21वां महाराष्ट्र 6.25, 22वां राजस्थान 6.17, 23वां मध्य प्रदेश 6.15, 24वां नागालैंड 6.11, 25वां पंजाब 6.07, 26वां झारखंड 6.07, 27वां छत्तीसगढ़ 6.93, 28वां उत्तर प्रदेश 5.81, उत्तर प्रदेश 5.81 और बिहार 29वां 5.74। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण POSHAN पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों, सहकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पक्का हुआ भोजन, तो कुक्ड भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी। इस योजना से देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। यह योजना पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना का स्थान लेगी। प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति बच्चे के लिए 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना को प्राथमिक कक्षाओं के 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं अथवा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। अब इसके बाद राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है 2020-21 का। फिर उसके बाद रेल कौशल विकास योजना है। फिर इसके बाद है आपका भारत में अपराध 2020 में, उसका पूरा सूचकांक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है 2021 का। सुजलाम अभियान देखेंगे हम इसके बाद। फिर इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर।
फिर हम देखेंगे NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021, NIRF रैंकिंग देखेंगे, इसमें पूरे सूचकांक दिए गए हैं। फिर कार्बी आंगलोंग समझौता, ये देखेंगे।